हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। भाई देखो भाई, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट। उस चैप्टर का नाम था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उस चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। अब उस चीज़ को बार बार रिवाइज हम नहीं करेंगे, मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। और जिस विद्यार्थी नहीं पढ़ा है वो पिछले वाले लेक्चर देख ले, उसको पूरी बात समझ में आ जाएगी। भाई देखो भाई, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे एटम के बारे में। मैंने बताया था आपको एटम क्या होता है। हमने मॉलिक्यूल के बारे में बात की थी, हमने एटॉमिक मास के बारे में बात की थी, हमने एटॉमिक वेट के बारे में बात की थी, हमने मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात की थी। और पिछले वाले लेक्चर में मैंने एवरेज मॉलिक्यूलर मास के बारे में या एवरेज एटॉमिक मास के बारे में आपको बताया था। इसके अलावा हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक हमारा मोल कॉन्सेप्ट। वो टॉपिक हमारा क्या है? मोल कॉन्सेप्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं मोल अवधारणा। क्या बोलते हैं भाई? मोल अवधारणा। देखो, मैंने पहले कहा था आपसे, किसी भी अवधारणा को जानने से पहले आपको जानना होगा उसके मोल के बारे में। भाई आप मोल अवधारणा पढ़ रहे हो तो अवधारणा तो बाद की है, पहले आपको यह तो पता हो कि मोल क्या है। तो मैंने आपको बताया था मोल क्या होता है। किसी भी पदार्थ की वह मात्रा, किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें आवोगाद्रो नंबर पार्टिकल होते हैं। क्या बताया था मैंने? किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें आवोगाद्रो, ये देने वाला साइंटिस्ट था भाई आवोगाद्रो पार्टिकल, ये अवयव कह सकते हो, आवोगाद्रो अवयवी कण, इसको बोलते हैं अपन Na, जिसका मान होता है 6.022 10⁻23 उपस्थित होते हैं। कोमा क्या कहलाता है? 1 मोल कहलाता है। मोल क्या है इसका मतलब? यानी किसी भी पदार्थ की, किसी के ले सकते हो आप। मैंने पहले पार्टिकल के लिए यूज कर दिया भाई, यहां पे अपन पार्टिकल लिखते हैं और पार्टिकल आप कोई सा भी लिख सकते हो भाई। अभी डिस्कस करूंगा आपके सामने। किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें आवोगाद्रो संख्या के जो अवयवी कण हैं अगर वो उपस्थित हैं, उसे आप क्या बोलोगे? 1 मोल। यानी मैं कहूंगा 1 मोल का मतलब क्या हो गया? 1 मोल का मतलब हो गया Na पार्टिकल। क्या मतलब हो गया? Na पार्टिकल। यानी किसी भी पदार्थ के पास अगर Na पार्टिकल है, उसका मतलब उसके पास कितना मोल है भाई? 1 मोल। यानी किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें आवोगाद्रो नंबर पार्टिकल होते हैं या Na पार्टिकल होते हैं, उसे उसका बोलते हैं हम 1 मोल। या हम क्या बोल सकते हैं? 1 मोल। Na का मतलब क्या होगा? Na मतलब क्या होगा? 6.022 10⁻23। ये होगा अपने पास। यानी जिसके पास इतने अवयवी कण होते हैं उसको बोलते हैं उसका 1 मोल। उसको क्या बोलते हैं? उसका 1 मोल। वापस बोल रहा हूं, किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें आवोगाद्रो नंबर पार्टिकल होते हैं उसे बोलते हैं उसका 1 मोल। अब सुनो बात ध्यान से। हमने ये कहा है, ये बात तो मैंने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस कर ली। हमने कहा है कि किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें Na पार्टिकल, जिसमें क्या होते हैं भाई? Na पार्टिकल्स। अब Na के बारे में तो जानते हो सर, इसका मतलब तो ये होता है, पता है, इसको बार बार बोलने की आवश्यकता है नहीं कि सर Na का मतलब तो ये होता है। सर ये पार्टिकल से मतलब क्या है? ये जो आपने अवयवी कण लिया है इसका मतलब क्या है? तो सुनो भाई, देखो पार्टिकल जो है वो यहां पर एलिमेंट हो सकता है, एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स में कौन आता है अपने पास? एटम। यानी वो हो सकता है परमाणु। वो क्या हो सकता है भाई? परमाणु। किस प्रकार होगा परमाणु? जैसे मान लो मैं आपसे कह रहा हूं Na एटम्स ऑफ Na, ये Na और ये Na अलग अलग भाई। ये दिखाता है आवोगाद्रो संख्या को और ये दिखाता है सोडियम। किसको दिखाता है? इसको क्या बोलते हैं हम? सोडियम। जानते हो ना, इसने इसके बारे में पढ़ा होगा आपने आवर्त सारणी में। ये होता है सोडियम और ये किसको दिखाता है भाई? आवोगाद्रो संख्या को। ये कैपिटल N है और कैपिटल A है। ये कैपिटल N है और स्मॉल a है भाई। अगर स्मॉल a है उसे बोलोगे आप सोडियम, इसे बोलोगे आप आवोगाद्रो नंबर। ठीक है, मैंने बोला Na एटम ऑफ Na, यानी इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम के कितने एटम हो गए? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या होगा? सोडियम कितने एटम हो गए भाई? 1 मोल ऑफ Na। ये तो मतलब होगा भाई। आपने कहा Na एटम ऑफ Na, यानी Na मतलब क्या होता है? आवोगाद्रो संख्या। यानी आवोगाद्रो एटम संख्या में अणु है किसके? सोडियम के। तो आप जानते हो जिसके पास Na एटम होते हैं, जिसके पास संख्या Na होती है उसे बोलते हैं हम 1 मोल। इसका मतलब तो ये होगा, अगर Na एटम है तो इसका मतलब क्या होगा? 1 मोल ऑफ क्या? सोडियम एटम। 1 मोल ऑफ क्या होंगे? सोडियम एटम। तो ये एलिमेंट क्या हो सकता है? परमाणु हो सकता है। क्लियर है? अरे मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास 1 मोल क्या है? पेन है। इसका मतलब आपके पास कितने पेन है? आपके पास Na पेन है। मैंने कहा आपके पास 1 मोल सोडियम है,
इसका मतलब आपका कितने सोडियम है, Na सोडियम है। ये तो मतलब हुआ एक मोल का सीधे सीधे मतलब क्या होता है, Na से। तो मैंने कहा एक मोल ऑफ Na, इसका मतलब क्या होगा भाई, कितने सोडियम एटम है पास, आप कहोगे सर हमारे पास Na है। मैंने कहा एक मोल बुक्स, तो कितनी बुक्स है आपके पास, Na बुक्स है सर। मैंने कहा एक मोल बैग्स, इसका मतलब कितने बैग है आपके पास, Na बैग। तो एक मोल का सीधे सीधे मतलब ही क्या होता है, Na से। पता आपको चीज का। तो यही तो मैं कह रहा हूं आपसे, अब हमको केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है और किसी के बारे में तो पढ़ना है नहीं। तो ये आपके पार्टिकल जो है वो परमाणु भी हो सकता है। अगर आप कंपाउंड की बात करो, कंपाउंड की बात करो तो उसको क्या बोलोगे आप, मोलिक्यूल। क्योंकि यौगिक कब बनता है, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं, उससे क्या बनता है, मोलिक्यूल। और मोलिक्यूल क्या बोलते हैं हम, अणु। यानी आप Na एटम बोल सकते हो, Na मोलिक्यूल बोल सकते हो, Na आयंस भी बोल सकते हो आप। यानी अगर आपके पास आयन है उन्हें भी क्या बोलोगे आप, Na आयंस। क्लियर है। किस प्रकार, सुनो बात ध्यान से। जैसे मान लो मैंने बोला एक मोल ऑफ Fe एटम, मैंने क्या बोला, एक मोल ऑफ Fe, जानते हो ना आयरन बोलते हैं। मैंने बोला एक मोल ऑफ Fe एटम, यानी आपके पास कितने एटम है Fe के, आप कहोगे सर Na एटम ऑफ Fe। ये तो कहोगे आप कि सर हमारे पास कितने एटम आयरन के, Na। क्यों, मैंने कहा था एक मोल का सीधे सीधे मतलब क्या होता है, Na से। क्योंकि मोल कुछ नहीं है, मोल तो एक क्या है, नंबर है। और नंबर कितना होता है, ये वाला 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास एक मोल आयरन के एटम है, इसका मतलब आपके पास आयरन कितने एटम है, आप कहोगे सर Na एटम आयरन। मैंने कहा 1 मोल ऑफ CH4, 1 मोल ऑफ CH4। अब जानते हो CH4 क्या है, बताओ CH4 परमाणु है क्या अणु है, पता आपको CH4 क्या है, अणु। तो बताओ इसके लिए क्या लिखोगे आप कहोगे सर Na मोलिक्यूल्स। क्या लिखोगे, लिखोगे ना मोलिक्यूल, क्योंकि मोलिक्यूल है Na मोलिक्यूल्स ऑफ CH4। कि सर हमारे पास CH4 के कितने अणु है, Na अणु है। क्योंकि उसने किसकी बात की है, एक मोल की। और हम जानते हैं एक मोल का मतलब क्या होता है, Na। अगर मान लो एटम होता तो आप एटम लिख देते, अगर मान लो ये CH4 मोलिक्यूल है तो आप मोलिक्यूल लिख दोगे। अगर मान लो आयन होता, जैसे लिखता है एक मोल ऑफ Cl माइनस, Cl माइनस आयन होता है, तो आप कहोगे Na कौन है, Na ऑफ, यानी Cl माइनस के कितने अवयवी कण है भाई, Cl माइनस कितने परमाणु है यहाँ पे, Na। क्लियर है। Cl माइनस के कितने आयन है यहाँ पे, Na। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके पास जो ये पार्टिकल है वो एटम भी हो सकता है, वो मोलिक्यूल भी हो सकता है, और वो आयन भी हो सकता है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं एक मोल ऑफ सल्फर एटम, इसका मतलब आपके पास सल्फर कितने एटम है, Na एटम। मैंने कहा एक मोल ऑफ CO2, मैंने क्या बोला आपसे, एक मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2, इसका मतलब क्या है, NaCO2। मैंने कहा 1 मोल Cl माइनस आयन, या आप ये मान लो Na प्लस आयन, तो आपको कितने Na प्लस है, Na प्लस आयन। यानी आपके पास Na प्लस कितने होंगे संख्या में, Na के बराबर। यानी एक मोल कुछ नहीं है, मोल तो एक क्या होता है, नंबर। और नंबर कितना होता है बता दिया मैंने आपको। तो मोल यहाँ पे जो एरे पार्टिकल्स आपने लिखे हैं वो एलिमेंट भी हो सकता है, यानी वो परमाणु भी हो सकता है, वो अणु भी हो सकता है, और वो आयन भी हो सकता है। बाकी हो कुछ भी सकता है, सुनो भाई, हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन हमको केमिस्ट्री में या तो परमाणु के बारे में बात करनी है, या अणु के बारे में बात करनी है, या किसके बारे में बात करनी है भाई, आयंस के बारे में। जैसे आपसे कोई कह रहा है कि आपके पास एक मोल, आप मान लीजिए आपके पास एक मोल चौक है, तो इसका मतलब आपके पास कितने चौक है, आपके पास Na चौक है। आपसे कहा कि आपके पास एक मोल पेंसिल है, इसका मतलब कितनी पेंसिल है आपके पास, Na। यानी जब भी आप मोल की बात करते हो तो सीधी बात किसी कर जाते हो आप, Na की। और Na क्या होता है, क्लियर है, बात क्लियर है। तो ये पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, चौक, पेन, रबर, जो भी है, लेकिन हमको केमिस्ट्री में या तो परमाणु की बात करनी है, या अणु की बात करनी है, या आयन की बात करनी है। इसके अलावा कोई बात करनी नहीं हमको। और फिर भी आप इसको कई बार भी एप्लीकेबल कर सकते हो, लेकिन मैंने आपसे कहा था ये बड़े पैमाने पर लागू नहीं होता। जिनका साइज बहुत छोटा होता है या जिनको गिन पाना बेहद मुश्किल होता है, उनके लिए कौन सा चीज यूज करते हैं हम, मोल कॉन्सेप्ट। क्लियर है। इसलिए मोल अवधारणा की हमें रसायन विज्ञान में क्या पड़ी भाई, आवश्यकता। क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल को, मतलब एटम को देखना, मॉलिक्यूल को देखना काफी मुश्किल हो जाता है, उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है। इसलिए हम जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो टर्मिनोलॉजी कौन सी होती है भाई, मोल कॉन्सेप्ट। क्लियर है। तो मैं आपसे ही कहना चाहता हूं, परिभाषा क्या बताई थी मैंने आपको, किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें Na पार्टिकल, जिसमें कितने पार्टिकल, Na पार्टिकल्स उपस्थित होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसका एक मोल। और ये पार्टिकल क्या हो सकता है, परमाणु हो सकता है, ये पार्टिकल क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, ये पार्टिकल्स क्या हो सकता है, आयंस। और जो दिया गया है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो आप, Na से, आपके पास क्या निकल के आ जाएगा भाई, एक मोल। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास
Na मतलब आपसे कहा कि आपके पास 6.022 10⁻23 सल्फर एटम है। इसका मतलब क्या होगा, आपके पास कितने मोल एटम है? आप कहोगे आपके पास 1 मोल सल्फर एटम। बताओ बात सही कि नहीं? क्योंकि इसका मतलब क्या होता है 1 मोल, तो आप कहोगे इसको लिख दो चाहे इसको लिख दो, बात तो एक ही है। आप कहोगे कि आपके पास कितने मोल सल्फर एटम है भाई? 1 मोल, क्योंकि 1 मोल में कितने अणु होते हैं? परमाणु होते हैं भाई, इतने होते हैं साहब। क्लियर है? कोई डाउट? ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें Na पार्टिकल उपस्थित होते हैं उसे उसका 1 मोल कहते हैं। और ये पार्टिकल एलिमेंट भी हो सकता है, मतलब एटम भी हो सकता है, ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और ये आयन भी हो सकता है। क्लियर है? अब मैं आपके सामने जो बात लिखने जा रहा हूं उसको आप थोड़ा ध्यान से देखना भाई, वो बात काफी इंपॉर्टेंट है। यहां तक की बात तो शायद आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि हम जो परिभाषाएं बना रहे हैं उनमें जो भी टर्मिनोलॉजी का हम उपयोग कर रहे हैं, जो भी हम शब्दावली का यूज कर रहे हैं, उसको मैं विद डिटेल समझा रहा हूं आपको, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम मोल कॉन्सेप्ट में ना आए। अब सुनो ध्यान से, यहां पर लिख रहा हूं मैं मोल, लिख रहा हूं मोल। मोल को हम 3 टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी मोल को हम 3 रूपों में लिख सकते हैं। कौन कौन से रूप में लिख सकते हैं? सुना ध्यान से बात। मोल को हम 3 रूपों में लिख सकते हैं। कौन कौन से रूपों में? इसको लिख सकते हैं हम पार्टिकल के रूप में, यानी इसको लिख सकते हैं हम अवयवी कण के रूप में। बताया था मैंने अवयवी कण के बारे में भी आपको। इसको हम लिख सकते हैं मास के रूप में। किसके रूप में लिख सकते हैं? मास, यानी द्रव्यमान, यानी भार के रूप में लिख सकते हो आप इसको। इसे लिख सकते हो आप वॉल्यूम के रूप में। वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हम? आयतन। इसको क्या बोलते हैं? भार। इसे तो जानते हो अवयवी कण बोलते हैं। यानी मोल को आप भार के रूप में लिख सकते हो, मोल को आप आयतन के रूप में लिख सकते हो, और मोल को किसके रूप में लिख सकते हो? आप अवयवी कण के रूप में। लेकिन एक बात आप ध्यान समझ लेना, पहले मैं आपको बता रहा हूं, मोल को आप पार्टिकल के रूप में लिख सकते हो, मोल को आप भार के रूप में लिख सकते हो, और मोल को आप किसके रूप में लिख सकते हो भाई? आयतन के रूप में। लेकिन एक बात समझ लेना ध्यान से, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास 1 मोल, सुना ध्यान से, मैंने कहा आपके पास 1 मोल जो है वो एप्पल है, यानी आपके पास 1 मोल सेव के, और आपके पास 1 मोल है वाटरमेलन के, तरबूज के मान लो। सुना बात ध्यान से, ये बात अधिकतर विद्यार्थियों को समझ में नहीं आती, लेकिन आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। मैंने कहा आपके पास 1 मोल तो सेव है और आपके पास 1 मोल तरबूज है। सुना ध्यान से, मैंने आपसे क्या कहा कि आपके पास 1 मोल तो सेव है, सेव जानते हो खाने वाली सेव, और 1 मोल आपके पास तरबूज। तो बताओ उन दोनों में अवयवी कणों की संख्या समान होगी कि अलग होगी? भाई मैंने आपसे कहा है कि आपके पास 1 मोल सेव है, ठीक है सर। मैंने आपसे कहा आपके पास 1 मोल तरबूज है, सही है सर। अब उसमें भी 1 मोल है और उसमें भी 1 मोल है, और आप जानते हो अगर 1 मोल की अगर वो बात कर रहा है, इसका मतलब उसमें कितने होंगे सेव? Na। इसमें भी कितने वाटरमेलन होंगे? Na। इसका मतलब उसके अंदर जो एटम्स है बताओ इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? यानी जितने आपके पास सेव हैं उतने ही आपके पास क्या होंगे भाई? तरबूज। कहने का मतलब समझना ध्यान से, मैंने आपसे कहा आपके पास 1 मोल तो सेव है, और मैंने आपसे कहा आपके पास 1 मोल क्या है? तरबूज। तो जितने सेव आपके पास होंगे उतने ही क्या होंगे आपके पास? तरबूज। यानी सेव कितने होंगे आपके पास? इतने होंगे, क्योंकि आपने 1 मोल की बात की है, तो आपके पास तरबूज भी कितने होंगे? इतने ही होंगे भाई। 1 मोल में तो इतने ही होते हैं, जितने आपके पास सेव होंगे उतने आपके पास क्या होंगे? तरबूज। लेकिन बताओ इन दोनों का क्या मास सेम होगा क्या? सोचो आप, आपके पास अवयवी कण तो सेम है, यानी 1 मोल में जितने सेव आपके पास हैं उतने ही आपके पास तरबूज है। लेकिन बताओ तरबूज का जो मास है, तरबूज का जो वजन है, 1 मोल तरबूज का जो वजन है वो बताओ 1 मोल सेव के वजन के बराबर होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखना, मोल में अवयवी कणों की संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान नहीं होती। इसलिए मैं यहां पर इसको अवयवी कण के रूप में लिखूंगा, मैं इसको यहां पर मास के रूप में भी लिखूंगा, और मैं यहां किस रूप में लिखूंगा भाई? आयतन के रूप में। क्यों? जान दो तरबूज का आयतन बड़ा होता है, सेव का आयतन छोटा होता है। तो बताओ मोल को 3 भागों में लिखेंगे नहीं लिखेंगे? बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है? देखो मैं पहले कह रहा हूं, मैं आपको रटवाऊंगा नहीं। आप कहते कि सर आपने मोल को 3 भागों में क्यों लिखा, लेकिन पूछने से पहले ही मैंने आपको आंसर दे दिया है कि मोल को 3 भागों में क्यों बांटा गया है। इसे आप अवयवी कण के रूप में लिख सकते हो, इसे आप भार के रूप में लिख सकते हो, इसे आप आयतन के रूप में लिख सकते हो। कोई आपसे पूछे आपने ऐसा क्यों किया, तो आप कहोगे सीधा एग्जांपल दे देना ये वाला, कहोगे कि सर आपके पास 1 मोल सेव है और आपके पास मान लो 1 मोल तरबूज है, तो उसमें दोनों में अवयवी कणों की संख्या समान हो गई। यहां पर भी Na था, यहां पर भी Na था, लेकिन सर उन दोनों का क्या मास समान हो सकता है क्या? होगा ही नहीं ना। सेव का मास थोड़ा कम होगा, वाटरमेलन का मास थोड़ा ज्यादा होगा। तो मैं कहूंगा अवयवी कणों की संख्या तो समान है लेकिन मास उनका क्या है भाई? डिफरेंट। यानी उनका द्रव्यमान क्या होगा? अलग अलग। जो सेव का वजन है
वो वजन तरबूज के वजन से क्या होगा भाई, कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल का मतलब होता है पार्टिकल सेम, मास का उससे दूर दूर का मतलब नहीं है। तो बताओ मास की जब बात करोगे तो उसके लिए आपको मोल को अलग से समझाना पड़ेगा, जब आप आयतन की बात करोगे उसके लिए आपको मोल को अलग से समझाना पड़ेगा। यानी इसके द्वारा आप ना तो भार को समझा सकते हो और ना ही किसको समझा सकते हो, आप आयतन को। यानी अगर आपको भार की बात करनी है तो आपको मोल को चेंज करना पड़ेगा, अगर आपको आयतन की बात करनी है तो आपको मोल को चेंज करना पड़ेगा, और अगर आपको अवयवीकरण की बात करनी है तो ये तो मैंने बताया आपको कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें n अवयवीकरण होते हैं उसे उसका मोल कहते हैं। लेकिन अगर मैं भार की बात करूंगा तो ये परिभाषा लागू नहीं होगी, अगर मैं आयतन की बात करूंगा तो ये परिभाषा लागू नहीं होगी। भाई ध्यान समझ लेना बात, अगर मैं कह रहा हूं किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें na पार्टिकल होते हैं वो कहलाएगा मोल, क्लियर है। लेकिन इस परिभाषा को ना तो आप भार पर लगा सकते हो ना ही किस पर लगा सकते हो भाई, आयतन पर, और वो बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है। क्योंकि Na पार्टिकल का जो मास है वो बिल्कुल सेम हो भी सकता है और नहीं भी। देख लो आप, सेव का जो भार है वो अलग है और तरबूज का भार क्या है, अलग, जबकि दोनों में अवयवीकरण कितने, यहाँ भी Na है और यहाँ भी कितना है, Na। ध्यान से देख लीजिए इस चीज को, आपको बात क्लियर हो जाएगी कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। बात समझ आ रही है क्या कहना चाहते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मोल को आप पार्टिकल के रूप में लिख सकते हो, मोल को आप मास के रूप में लिख सकते हो, और मोल को आप किसके रूप में लिख सकते हो भाई, आयतन के रूप में। शायद ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो सुनो भाई ध्यान से बात, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं वापस, फिर लिखते हैं तरीके से। यानी मोल को आप 3 रूप में लिख सकते हो, इसको आप पार्टिकल के रूप में लिख सकते हो, इसको बोलते हैं हिंदी में अवयवीकरण, ठीक है। इसको आप मास के रूप में लिख सकते हो, इसको बोलते हैं हिंदी में भार। यानी भार के रूप में मोल को व्यक्त करेंगे कि अगर भार की बात हो तो मोल क्या होगा। इसको आप वॉल्यूम के रूप में लिख सकते हो, यानी आयतन के रूप में, ठीक है। अलग अलग बात होगी, मास क्या होगा, आयतन क्या होगा और पार्टिकल क्या होगा, इसकी चर्चा हम कर लेंगे। पार्टिकल चर्चा तो मैंने आपसे की थी, क्या की थी कि 1 मोल जो है उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं भाई, Na पार्टिकल्स। बताया था मैंने कि 1 मोल में कितने अवयवीकरण होते हैं भाई, Na अवयवीकरण। या मैं कह सकता हूं कि 1 मोल में कितने अवयवीकरण होंगे, 6.022 10⁻23 इतने अवयवीकरण होंगे, पार्टिकल्स कह देता हूं, ठीक है। क्योंकि हमने कहा था किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें Na पार्टिकल्स यानी अवगाद्रो नंबर के अवयवीकरण उपस्थित होते हैं उसे उसका बोलते हैं 1 मोल। और मैंने कहा था पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं, ये परमाणु भी हो सकता है, ये अणु भी हो सकता है और ये आयन भी हो सकता है केमिस्ट्री में, बाकी हो कुछ भी सकता है भाई। अब बात कर रहे हैं मास की। अब सुनो, अगर आप मास की बात कर रहे हो तो मान लो आपके पास Na पार्टिकल्स, हिंदी में लिख देता हूं, आपके पास Na अवयवी कण है, तो Na अवयवी कणों का जो भार होगा या उसका जो द्रव्यमान होगा उसे बोलोगे उसका मोलर मास। उसे क्या बोलोगे, उसका मोलर भार, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं मोलर मास। यानी जब भी आप मोल के भार की बात करोगे उसे बोलोगे आप मोलर मास, उसे क्या बोलोगे, मोलर मास। यानी 1 मोल, सुना परिभाषा को ध्यान से, आपसे कोई पूछ ले बताओ मोलर मास क्या है, वापस समझा रहा हूं बात को, यह बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि 1 मोल में सर Na पार्टिकल्स होते हैं, बार बार बताया मैंने आपको, यह बात आपको क्लियर है। आपसे कह रहे हैं मास के बारे में, तो सुनो, 1 मोल अवयवी कणों का जो भार है, 1 मोल अवयवी कणों का जो भार है उस भार को कहते हैं उसका मोलर मास। उसे क्या बोलते हैं, उसका मोलर मास। यानी 1 मोल अवयवी कणों, 1 मोल अवयवी कणों का जो भार है उसे उसका क्या बोलेंगे भाई, मोलर मास। अब वो अणु भी हो सकता है, वो परमाणु भी हो सकता है, वो आयन भी हो सकता है। अगर अणु है तो उसका अणुभार हो जाएगा, कौन सा अणुभार, मोलर अणुभार। अगर वो परमाणु है तो उसका क्या हो जाएगा, मोलर परमाणु भार। और मान लो अगर आयन है तो मोलर आयन, जिसे बोलते हैं फॉर्मूला आयन। बताऊंगा मैं आपको। मेरे कहने का मतलब तो यह है, 1 मोल जो पार्टिकल का जो वजन है उसे उसका बोलते हैं मोलर मास, उसे क्या बोलते हैं, उसका मोलर मास। और मैं कह रहा हूं पार्टिकल कितने होते हैं, 3 प्रकार के हमारे पास। कौन कौन से, वो अपने पास एलिमेंट हो सकता है, यानी वो अपने पास एटम हो सकता है। कहने मतलब क्या होगा, वो क्या हो सकता है अपने पास, एटम। वो अपने पास कंपाउंड हो सकता है, कंपाउंड मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूल। और वो अपने पास क्या हो सकता है भाई, आयन हो सकता है। यानी आपके पास जो मोलर मास है वो 3 रूपों में आएगा, वो एटम की फॉर्म में आएगा, वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में आएगा, वो आयन की फॉर्म में आएगा भाई। यानी आपके पास जो मोलर भार है वो परमाणु के रूप में भी आएगा, वो अणु के रूप में भी आएगा, वो आयन के रूप में भी आएगा। अब हमको देखना है कि जब हम परमाणु का मोलर भार देखेंगे तो उसे क्या बोलेंगे,
जब अणु का मोलर भार देखेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, और जब आयन का अणु भार देखेंगे या आयन का मोलर मास देखेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे। वापस बात समझ लो ध्यान से, मोलर मास क्या है, मास है, मास किसका है, मोल का। तो एक मोल पार्टिकल या एक मोल अवयवी कणों का जो भार है उसे बोलते हैं उसका मोलर भार। अब मैंने कहा है कि जो अवयवी कण है वो 3 प्रकार के होते हैं, वो परमाणु भी हो सकता है, वो अणु भी हो सकता है और वो आयन भी हो सकता है। अगर आप परमाणु की बात कर रहे हो तो इसके द्वारा जो मोलर मास बनेगा उसे बोलते हैं उसका ग्राम एटॉमिक मास। उसे क्या बोलते हैं, उसका ग्राम एटॉमिक मास। यानी अगर आपके पास Na जो अवयवी कण है, मान लो आपके पास Na परमाणु है, क्या है, Na परमाणु का जो भार होगा उसे बोलोगे उसका ग्राम परमाणु भार। उसे क्या बोलोगे, उसका ग्राम परमाणु भार। यानी एक मोल, सुनना परिभाषा ध्यान से, एक मोल परमाणु का भार क्या होता है भाई, ग्राम परमाणु भार। यानी अगर आपके पास अवयवी कण परमाणु है तो उसको मोलर मास नहीं बोलोगे, उसे क्या बोलोगे आप, ग्राम अणु भार, वो ग्राम परमाणु भार। क्या बोलोगे उसे, ग्राम परमाणु भार। अगर मान लो आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल, तो उसे बोलोगे आप ग्राम मोलिकुलर मास। उसे क्या बोलोगे, ग्राम मोलिकुलर मास। इसे बोलोगे हिंदी में ग्राम अणु भार। इसे क्या बोलोगे, ग्राम अणु भार। इसे क्या बोलोगे, ग्राम परमाणु भार। इसे क्या बोलोगे, ग्राम परमाणु भार। अगर आपके पास आयन है इसे बोलते हैं फॉर्मूला मास। इसे बोलते हैं फॉर्मूला मास, हिंदी में बोलते हैं इसको सूत्र भार। इसे क्या बोलते हैं, सूत्र भार। सुनो ध्यान से, अगर मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास Na परमाणु है, मैंने आपसे कहा आपके पास Na अणु है, मैंने आपसे कहा कि आपके पास Na आयन है, तो बताओ इनके परमाणु भारों को या इनका जो भार आएगा उसे क्या बोलोगे। अगर परमाणु है तो क्या बोलोगे, उसे ग्राम परमाणु भार। अणु है तो क्या बोलोगे, ग्राम अणु भार। आयन है तो क्या बोलोगे उसे, ग्राम सूत्र भार। क्लियर है। यानी तीनों अवयवी कणों की अलग अलग स्थिति में आपका जो मास है वो भी क्या होगा भाई, अलग अलग। क्लियर है बात। अगर परमाणु है तो बोलोगे ग्राम परमाणु भार, मॉलिक्यूल है ग्राम मॉलिक्यूल भार मास, अगर आयन है उसे बोलोगे आप फॉर्मूला मास, हिंदी बोलते हैं सूत्र भार। क्लियर है बात, कोई डाउट है नहीं। तो मैं कहूंगा एक मोल परमाणु का भार क्या होगा, ग्राम परमाणु भार। एक मोल मॉलिक्यूल का भार क्या होगा, ग्राम अणु भार। एक मोल आयन का भार क्या होगा, ग्राम सूत्र भार। अब सुनो एक बात और है, आयतन के बारे में चर्चा की जाएगी आपके सामने, लेकिन आपको 2 टॉपिक समझ में आ गए होंगे कि मोल को हम 3 भागों में लिखते हैं। हम इसे अवयवी कण के रूप में लिख सकते हैं, हम इसे भार के रूप में लिख सकते हैं, हम इसे आयतन के रूप में भी लिख सकते हैं। अवयवी कण के बारे में आप जानते हो कि एक मोल में कितने अवयवी कण होते हैं, Na अवयवी कण। मैं कह रहा हूं एक मोल अवयवी कण का जो भार है वो कहलाता है उसका मोलर मास। अब अवयवी कण हमारे पास 3 प्रकार के हो सकते हैं। वो परमाणु है तो उसका जो भार कहलाएगा वो कहलाएगा ग्राम परमाणु भार। वो अणु है उसका परमाणु भार कहलाएगा ग्राम अणु भार। अगर वो आयन है तो उसका जो मास है वो क्या कहलाएगा भाई, ग्राम फॉर्मूला मास है, ग्राम सूत्र भार। अब एक टर्म और है, वो काफी विद्यार्थियों को परेशान करती है। सुनो ध्यान से, अगर मैं आपके सामने ये लिख रहा हूं, इसे आप ये लिख सकते हो, सुनो इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो आप 1 ग्राम एटम। इसे आप लिख सकते हो 1 ग्राम मोलिक्यूल। इसे क्या लिख सकते हो आप, 1 ग्राम मोलिक्यूल। ध्यान से देखना इस टर्मिनोलॉजी को। इसे लिख सकते हो आप 1 ग्राम आयन। अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है 1 ग्राम एटम, समझ लेना वो किसकी बात कर रहा है, 1 मोल एटम की। किसकी बात कर रहा है, 1 मोल एटम की। अगर ये लिखा है तो समझ लेना वो किसकी बात कर रहा है, 1 मोल आयन अणु की। अगर ये लिखा है 1 ग्राम आयन, समझ लेना वो किसकी बात कर रहा है, 1 मोल आयन की। क्योंकि हमें प्रॉब्लम कब होती है, ऐसी टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा यूज होती है। ऐसे लिखेगा 1 ग्राम एटम और एक लिख देगा 1 ग्राम ऑफ एटम। दोनों अलग अलग बात है भाई। एक लिख देगा 1 ग्राम एटम, तो 1 ग्राम एटम क्या होता है, 1 ग्राम एटम क्या होता है भाई, 1 मोल। क्या होता है भाई, 1 मोल। और एक लिखेगा 1 ग्राम ऑफ एटम, ये मोल नहीं है, ये मोल नहीं है, ये है अपने पास मात्रा, कि आपका जो परमाणु है उसकी मात्रा कितनी है, 1 ग्राम। अगर बीच में ऑफ आ जाए तो कहला जाएगी मात्रा, अगर बीच में ऑफ ना आए उसे क्या बोलोगे आप, मोल। ये बात इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना इस चीज को, ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई कह रहा है 1 ग्राम परमाणु, क्या बोल दिया उसने, 1 ग्राम परमाणु, तो कह देना वो किसी बात कर रहा है 1 मोल परमाणु की। लेकिन उसका कि परमाणु का 1 ग्राम, उसने क्या बोला, सुना ध्यान से हिंदी में, उसने बोला आपसे 1 ग्राम परमाणु, कि 1 ग्राम परमाणु से आप क्या समझते हो, आप कहोगे सर ये कितने परमाणु है, 1 मोल परमाणु। लेकिन उसने कहा कि परमाणु का 1 ग्राम है, उससे आप क्या समझते हो कि परमाणु की मात्रा कितनी है भाई, 1 ग्राम। अगर बीच में ऑफ आ रहा है तो कहलाएगी मात्रा, अगर ऑफ नहीं आ रहा है तो कहलाएगा भाई मोल। क्लियर है। इसी प्रकार आप लगा सकते हो मॉलिक्यूल पे। आपसे कहा
1 ग्राम अणु, तो कह देना आप क्या कहोगे, 1 मोल अणु है। लेकिन उसने कहा अणु का 1 ग्राम, तो क्या कहलाएगा, उसकी मात्रा कहलाएगी सीधी। इसी प्रकार आयन में लगा सकते हो आप। बात क्लियर। आप छोटी छोटी चीजों को आप देखो, उससे आपको कभी भी न्यूमेरिकल्स के अंदर आपकी गलती नहीं होगी। छोटी छोटी चीजों को देखोगे तो। आयतन की चर्चा हम अगले वाले लेक्चर में करेंगे कि आयतन किस प्रकार होता है, लेकिन आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूं। हमने क्या चर्चा की, मोल क्या होता है, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें Na पार्टिकल होते हैं या Na अवयवी कण होते हैं, उसे उसका 1 मोल कहते हैं। और Na बराबर क्या था, 6.022 इंटू 10⁻23 बताया। फिर मैंने आपसे कहा कि जो अवयवी कण है वो परमाणु हो सकता है, वो अणु हो सकता है और वो आयन हो सकता है। क्लियर है। फिर मैंने बात की कि मोल को हम 3 रूपों में लिख सकते हैं। हम उसको अवयवी कण के रूप में लिख सकते हैं, हम उसको मास के रूप में लिख सकते हैं, और हम उसको आयतन के रूप में लिख सकते हैं। और ये तीनों रूप हमने क्यों बांटे, ये मैंने आपको समझाया था एप्पल वाले वाटरमेलन के एग्जाम्पल से। पार्टिकल के बारे में तो जानते हो, मास क्या होगा, 1 मोल जो अवयवी कण है उनका जो भार है उसे बोलते हैं उसका मोलर मास। अगर मान लो परमाणु है तो उसका मास क्या कहलाएगा, ग्राम परमाणु भार। अगर वो अणु है तो कहलाएगा ग्राम अणु भार। अगर वो आयन है तो कहलाएगा भाई ग्राम सूत्र भार। आयतन की चर्चा हम कल वाले लेक्चर में करेंगे। और अगर मान लो आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है 1 ग्राम एटम, समझ लेना 1 मोल है, और 1 ग्राम ऑफ एटम लिखा हुआ है, समझ लेना वो मात्रा है, मोल नहीं है। यानी मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास 1 ग्राम परमाणु है तो कहोगे आपके पास कितने परमाणु, 1 मोल परमाणु है। मैंने कहा आपके पास परमाणु का 1 ग्राम है, मतलब परमाणु की मात्रा कितनी है आपके पास, 1 ग्राम, वो उसकी मोल की मात्रा नहीं है भाई। क्लियर है। जब तक के लिए धन्यवाद। अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे आयतन के बारे में। उसके बाद आपको बताऊंगा ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है। एक एक टॉपिक को विद डिटेल हम डिस्कस करेंगे ताकि आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम मोल कॉन्सेप्ट में बिल्कुल ना आए। लगता है कि मोल कॉन्सेप्ट आपको शायद समझ में आ रहा होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो भाई। जब तक के लिए धन्यवाद।